Hello everyone, welcome again on your own YouTube चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास। और इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर आज का मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो या मोस्ट पॉपुलर जो टॉपिक है, वो टॉपिक आज का आपका है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड, और जो कि आप जिसको आप बोल सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेस है वो यहीं से होता है भाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप जो भी पढ़ोगे उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए मस्ट क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का नॉलेज होना सबसे ज़्यादा मस्ट आपके लिए। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड का नॉलेज नहीं है तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझ नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है। तो इस वजह से आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में समझना ज़रूरी है, और इसी वजह से मैं अपनी वीडियो लेके आया हूँ। तो आई थिंक आप सभी को कुछ ना कुछ क्लैरिटी होगी इसके बारे में। तो इसलिए चलो अब ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो बात है लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड को समझाने से पहले हम बात करेंगे डिमांड। व्हाट इज डिमांड? अब जैसे वैसे नॉर्मल भाषा के अंदर डिमांड क्या होती है? डिमांड का मतलब किसी भी चीज़ की डिमांड कर देना। जैसे आप घर में देखते हो कि बच्चे बोलते हैं पापा मेरे लिए ये चीज़ लेके आओ, पापा मेरे लिए वो चीज़ लेके आओ। तो इन चीज़ों को क्या डिमांड बोल देंगे। लेकिन सभी चीज़ों को इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड अलग है और नॉर्मल भाषा के अंदर डिमांड अलग चीज़ है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड किसको बोलते हैं? जैसे मान लो मेरे बेटे ने मेरे को बोल दिया कि पापा आप मेरे लिए एरोप्लेन लेके आना। ठीक है, तो एरोप्लेन की उसने डिमांड कर दी। अब नॉर्मल भाषा में तो आप क्या बोलोगे, इसको डिमांड। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको डिमांड नहीं बोल सकते। किसी भी चीज़ को इकोनॉमिक्स में डिमांड बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो तीन चीज़ें दे रखी हैं, इन तीनों पर उसको, ये जो तीन चीज़ें इन पर इस कसौटी पर उसको आपने देखना पड़ेगा कि अगर वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, किसी डिमांड के अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी तो आप उसको डिमांड बोलोगे। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर उसको आप डिमांड नहीं बोल सकते। तो क्या क्या चीज़ें हैं देखो, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है डिजायर। किसी चीज़ को खरीदने की आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। जैसे एरोप्लेन की बात की थी मैंने कि उसको खरीदने की डिजायर। दूसरा विलिंगनेस टू पे, उसको पे करने के लिए आप विलिंगनेस, कि उस चीज़ को खरीदने के लिए मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। और नंबर 3 एबिलिटी टू पे, कि आप पे करने योग्य हो कि नहीं हो। एबिलिटी टू पे का मतलब कि आप फाइनेंशियली इतने कैपेबल हो कि आप उस चीज़ के लिए पेमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट या कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग है तो उसको डिमांड नहीं बोल सकते। तो डिमांड होने के लिए इन तीनों कंपोनेंट का होना कंपलसरी है। अब मान लो जैसे मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया था कि मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि पापा आप मेरे लिए एरोप्लेन लेके आना। ठीक है, तो अब एरोप्लेन मैं खरीदना भी चाहता हूँ, खर्च भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसको खरीदने के लिए मेरे पास फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसलिए वो डिमांड नहीं हो सकती। ठीक है, या दूसरा लगा लो कि भी उसने मेरे को बोल दिया कि भी एरोप्लेन लेके आना, जो टॉयज वाला वो लेके आओ आप। ठीक है, अब टॉयज वाला है वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मैं उसको खरीद सकता हूँ। दूसरा विलिंगनेस नहीं है मेरी लेकिन उसको खरीदने की, तो तब भी डिमांड नहीं हो सकती। तो डिमांड होने के लिए तीनों चीज़ों का होना जरूरी है, तभी हम क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। आई होप आपको डिमांड के बारे में क्लियर होगा कि भाई डिमांड होती क्या है। नॉर्मल भाषा में डिमांड अलग थी, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का मतलब क्या है कि डिमांड उसी को बोलेंगे जब ये तीनों कंपोनेंट जिसके अंदर शामिल होंगे, जो तीनों कंपोनेंट को सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड बोलते हैं। ओके, चलो जी, अब इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वो फैक्टर जो किसी भी गुड्स की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं हम। तो डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक इंडिविजुअल फैक्टर और एक मार्केट। तो इंडिविजुअल फैक्टर में आपको यहाँ पर लिखा हुआ 5 फैक्टर बता रखे हैं, यानी किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन की या इंडिविजुअल फैक्टर जो किसी डिमांड को अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है जी ऑन प्राइस। ऑन प्राइस, जैसे आप एग्जांपल लेते हो पेप्सी की डिमांड की बात करते हैं।
ठीक है। तो पेप्सी की डिमांड जो है वो किस किस बात पर डिपेंड करती है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, उनको हम दो पार्ट में बांटते हैं हम, एक इंडिविजुअल फैक्टर, एक मार्केट फैक्टर। तो इंडिविजुअल में सबसे पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर कौन सा आएगा, पेप्सी की अपनी खुद की प्राइस, ठीक है। तो जब भी आप देखते हो किसी भी चीज़ की अगर मार्केट के अंदर प्राइस इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हो, नॉर्मली क्या करते हैं, उसकी डिमांड कम करेंगे। अगर कोई चीज़ सस्ती होगी तो डिमांड ज़्यादा करेंगे, और अगर वो महंगी होगी, प्राइस इंक्रीज होगी, तो उसकी डिमांड कम करेंगे, ठीक है। तो जब भी पेप्सी की डिमांड करने जाओगे आप, अगर पेप्सी की प्राइस ज़्यादा हो गई तो उसकी डिमांड कम करोगे, और अगर उसकी पेप्सी की प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। या नॉर्मली आप देखते हो मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, वेजिटेबल लेने गए, तो वेजिटेबल लेने आप जाते हो कि अगर वेजिटेबल का रेट कम है तो आप 1 केजी के बजाय 2 केजी खरीद के ले आओगे, और अगर वेजिटेबल का रेट ज़्यादा है तो फिर 1 केजी के बजाय हाफ केजी आप खरीद के लाते हो। तो इसका मतलब कि प्राइस इंक्रीज होने पर अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, ठीक है जी। तो फर्स्ट फैक्टर आया समझ, ओके। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं तो बाद में करेंगे बात तो प्राइस की। रिलेटेड गुड्स का मतलब कि जो रिलेटेड हैं, जैसे पेप्सी की बात कर रहा था मैं, पेप्सी की डिमांड की बात करें तो पेप्सी की डिमांड को अफेक्ट करने वाला पहला फैक्टर तो हो गया पेप्सी की प्राइस। दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर है उसके रिलेटेड गुड्स की प्राइस। अब पेप्सी का रिलेटेड गुड्स क्या हो सकता है, पेप्सी का रिलेटेड गुड्स कोक है, ठीक है। और दूसरा पेप्सी का रिलेटेड गुड्स कि उसके साथ जो आप जैसे ये लेते हो, आप मान लो स्नैक्स वगैरह पेप्सी के साथ ले लेते हो, ठीक है। तो स्नैक्स की प्राइस, ठीक है। तो जो कोक है, कोक क्या है, आप या तो पेप्सी खरीदोगे या कोक खरीदोगे, तो दोनों क्या हो गए, इकट्ठे तो नहीं खरीद सकते, तो दोनों गुड्स क्या हो गए, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो अब अगर मैं पेप्सी की डिमांड की बात कर रहा हूँ कि पेप्सी की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो उसमें फर्स्ट फैक्टर था पेप्सी की अपनी प्राइस, दूसरा फैक्टर है उसका रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि कोक। तो कोक की प्राइस भी पेप्सी की डिमांड को अफेक्ट करती है। कैसे, मान लो पेप्सी का प्राइस जो है, जो छोटी कैन आपकी 20 रुपये की है, कोक जो है, कोक पहले 20 की थी, अब कितने की होगी, 25 की होगी भाई, 25 की होगी। तो कोक महंगा होने की वजह से क्या करेंगे, कुछ लोग जो कोक को कंज्यूम करते थे ना, अब कोक को छोड़कर पेप्सी को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, तो इससे क्या होगा, पेप्सी की डिमांड इंक्रीज होगी। दूसरा ले लो एग्जांपल कि अगर कोक की प्राइस 20 की बजाय 18 रुपीज़ कर दें, तो अब जो लोग कोक कंज्यूम कर रहे थे वो तो करेंगे, उसके अलावा पेप्सी को कंज्यूम करने वाले भी देखेंगे भी कोक सस्ता हो गया, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, कोक को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे और पेप्सी की डिमांड डिक्रीज होगी, डिमांड में कमी होगी। ओके, तो यानी कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस मेन गुड्स की डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगी, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज करेगी यानी कि कोक की प्राइस अगर इंक्रीज करेगी तो पेप्सी की डिमांड भी इंक्रीज होगी, अगर कोक की प्राइस डिक्रीज करेगी तो पेप्सी की डिमांड भी डिक्रीज होगी। ओके, तो यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और मेन गुड्स की जो डिमांड है उसमें क्या पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों साथ साथ चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड विल आल्सो डिक्रीज। ओके, तो ये था भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में। सेकंड है जिसी में प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री जैसे मैंने बताया जो पेप्सी है उसके साथ आप स्नैक्स वगैरह लेते हो, तो स्नैक्स जो है, तो स्नैक्स की जो प्राइस है वो भी पेप्सी की डिमांड को अफेक्ट करती है। मान लो जो आप स्नैक्स ले रहे थे पहले वो 20 रुपये का था, अब वो 30 का हो गया, तो पेप्सी के साथ कंज्यूम करना आपने, पेप्सी को अकेले आप कंज्यूम नहीं कर सकते, तो पेप्सी के साथ जो गुड्स आप कंज्यूम करे थे उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, तो इस वजह से आप क्या करोगे, पेप्सी की डिमांड भी कम करोगे। ठीक है, अगर उस स्नैक्स की डिमांड प्राइस कम होगी, सॉरी दोबारा सुन लो, कि अगर उस स्नैक्स की प्राइस कम होगी तो पेप्सी की डिमांड इंक्रीज होगी। ये इस एग्जांपल को आप और अच्छे से समझना तो आप ले लो, जैसे कार की डिमांड की बात कर रहे हो और पेट्रोल की प्राइस, तो कार और पेट्रोल इकट्ठे यूज होंगे, अलग अलग तो यूज हो नहीं सकते, तो जो गुड्स इकट्ठे यूज होंगे उनको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। ओके, तो
अब कार की डिमांड तो प्राइस तो सेम है, कार की प्राइस सेम है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी। जैसे आप देख रहे हो कि भाई अब 70 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक चला गया, ठीक है। तो जब पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो पेट्रोल किसके साथ चले, कार पेट्रोल के साथ ही चलेगी, तो कार को चलाना ज़्यादा महंगा होगा, तो इसलिए हम कार की डिमांड कम करेंगे। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो मेन गुड्स की डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मान लो पेट्रोल सस्ता हो तो फिर क्या होगा, कार की डिमांड इंक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि कार को चलाना अब सस्ता हो गया, इस वजह से कार की डिमांड इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो मेन प्रोडक्ट अपना, मेन कमोडिटी और उसका जो कंप्लीमेंट्री गुड्स है उसकी प्राइस, दोनों में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। ओके, आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कई बार क्या है, गुड्स की प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो जाए, अगर कंज्यूमर की इनकम ज़्यादा है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होगी। जैसे आप देखते हो कि कार की डिमांड अभी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई इस वजह से, ठीक है। और अगर बाई चांस कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो प्रोडक्ट की या किसी भी कमोडिटी है उसकी डिमांड भी डिक्रीज होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब क्या हुआ, जैसे आप मार्केट में गए, आपने पेट्रोल की बात कर लेते हैं, आपको पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है 2 लीटर की। कितने लीटर की, 2 लीटर पेट्रोल की रिक्वायरमेंट आपकी। आप मार्केट में गए, आज के दिन मार्केट में उसका रेट है 100 रुपीज़ पर लीटर। आपको लगा कि भाई आने वाले डेज यानी कि कल को इसका रेट कितना होने वाला है, 110 रुपये होने वाला है, तो आप क्या करोगे, 2 लीटर खरीदोगे, 2 से ज़्यादा खरीदोगे। जैसे बाइक की बात कर लो, आप बाइक ले गए, आपने सोचा अभी मैं 2 लीटर पेट्रोल डलवा लेता हूँ इसमें, लेकिन आपको लगा कि भाई कल आने वाले टाइम में कल को इसकी प्राइस 110 रुपये होगी, तो आप क्या करोगे, आज ही अपनी टंकी फुल कराओगे। अब टंकी आप फुल कराओगे तो उससे क्या, आपने डिमांड ज़्यादा की, भाई 2 केजी की बजाय आपने क्या 5 केजी, 2 लीटर की बजाय क्या किया आपने, 5 लीटर की आपने डिमांड कर दी। हालांकि प्राइस इंक्रीज होगी फ्यूचर में, आज प्राइस पे कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर भी आपने क्या किया कि आपने डिमांड ज़्यादा की, क्यों, क्योंकि आपको लगा कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है और अगर मैं कल इस चीज़ को परचेज करूंगा तो मेरे को कॉस्ट ज़्यादा आएगी, मेरे को खर्चा ज़्यादा आएगा। इस वजह से आप क्या करते हो, आज ही उसकी डिमांड ज़्यादा करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आप मार्केट में गए, मान लो प्याज की बात करते हैं, ओनियन। तो ओनियन आप परचेज करने गए और जो यस्टरडे यानी कि कल जो था उसका रेट था मान लो 100 kg, आज उसका रेट है, सॉरी कल जो यस्टरडे जो था उसका रेट था मान लो 30 रुपीज़ पर केजी। आप 2 kg लेके आगे कल, आज उसका रेट है 20 रुपीज़ पर केजी। तो क्या होना, भाई प्राइस कम हुई तो डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन आपको पता चल गया कि भाई कल को इसका रेट 15 रुपीज़ पर केजी होगा, तो आप क्या करोगे, आज डिमांड करने के बजाय डिमांड को पोस्टपोन कर दोगे कल के लिए। तो प्राइस डिक्रीज होने की वजह से भी आपने डिमांड ज़्यादा नहीं की, क्यों, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि आने वाले टाइम में यानी कि फ्यूचर में उसकी प्राइस डिक्रीज होने के, कम होने के चांसेस हैं। इस वजह से आपने क्या किया, डिमांड को कम कर दिया। ओके, तो ये था फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फिर है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी जिसको आप पसंद करते हो, जिसका कंजम्पशन आप पसंद करते हो। जैसे बात करते हैं हम टूथपेस्ट की, जो टूथपेस्ट है उसमें सिबाका है, कोलगेट है, क्लोजअप है, बहुत सारे हैं। तो मान लो मैं कोलगेट को पसंद करता हूँ, कोलगेट का टेस्ट मेरे को पसंद है, तो अब कोलगेट चाहे कितनी भी महंगी हो जाए और सिबाका कितना भी सस्ता हो जाए, मैं क्या करूँगा, क्या सिबाका को खरीदूँगा, नहीं, मैं कोलगेट को ही परचेज करूँगा, ठीक है। तो यानी कि जिस चीज़ को आप पसंद करते हो, जो आपके टेस्ट में है, आप उसकी डिमांड से प्राइस ज़्यादा हो तब भी आप डिमांड को कम नहीं करोगे, ठीक है। तो ये होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो ये 5 फैक्टर थे जो इंडिविजुअल फैक्टर थे जो डिमांड को अफेक्ट करते थे। फिर बात करते हैं मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो इसमें क्या, ये 5 तो हैं ही,
इसके साथ 2 और जुड़ जाते हैं भाई, यानी कि टोटल कितने होंगे 7। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल फैक्टर थे आपके कितने थे 5 और प्लस 2 ये हैं, टोटल कितने होंगे 7 फैक्टर हैं भाई ये। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर कौन से हैं? पॉपुलेशन का साइज, कि जहाँ पर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जैसे हम पढ़े इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस वजह से यहाँ पर गुड्स की डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, और जहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी, जैसे वेस्टर्न के कंट्रीज़ हैं जितने, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, इस वजह से वहाँ पर डिमांड कम है। और इसी वजह से वो सारे के सारे कंट्री चाहते हैं कि भाई इंडिया की जो मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक ये था भाई। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? कि जो आपकी टोटल जीडीपी है, व्हाट इज जीडीपी? तो जीडीपी के बारे में मैं अलग से कभी क्लास लूँगा और उसमें बताऊँगा आपको क्या जीडीपी होती है, और फिर बताएंगे। यहाँ पर नॉर्मली आपको अगर समझना, जीडीपी का मतलब इनकम पूरे देश की, सीधा बात है सिंपल भाषा में। तो पूरे देश की जो इनकम है वो सब में किस तरह से बटी हुई है, सबके पास बराबर बराबर है या किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास कम है? अगर बराबर बराबर उसको बोलते हैं हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और जब किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास कम हो तो उसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके, तो जिस कंट्री में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होगी, और जिस कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है वहाँ पर डिमांड कम होती है। ठीक है जी, तो ये थे फैक्टर आपके किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले। अब जो अपना मेन टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? तो लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, क्या बताता है ये? लॉ ऑफ डिमांड बताता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड बताता है किसी भी गुड्स की खुद की अपनी प्राइस और उसकी डिमांड के रिलेशन को बताता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है? इट शोज द रिलेशन बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी and demand of that commodity। ठीक है, तो क्या बताएगा लॉ ऑफ डिमांड? रिलेशन बताएगा कि उस गुड्स की अपनी खुद की प्राइस और उसकी खुद की डिमांड। तो यानी कि जो ये 4 आपके इंडिविजुअल फैक्टर हैं, क्या कि ये जो 4 इंडिविजुअल फैक्टर हमने बताए हैं, ये ठीक है, तो जो 4 फैक्टर हैं इनको क्या किया जाता है? इनको कांस्टेंट मान लिया जाता है, और फिर हम बताते हैं कि इन 4 फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, और फिर हम देखें कि उस गुड्स की अपनी प्राइस को अगर आप चेंज करते हो तो उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कार की डिमांड की बात करो, कार की डिमांड को अफेक्ट करने वाले इंडिविजुअल 5 फैक्टर हैं। मैं कह रहा हूँ भाई ये बाद के जो 4 हैं इनको तो मान लो कांस्टेंट। क्या मान लो? कांस्टेंट। ठीक है, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। और अगर कार की प्राइस को चेंज करोगे, कार की प्राइस इंक्रीज होगी तो क्या करोगे? डिमांड कम करोगे। और अगर कार की प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, या पेप्सी की बात कर लो या कोक की बात कर लो, किसी प्रोडक्ट की, अगर उसकी प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज करेंगे, और अगर प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलता है कि जो ये 4 फैक्टर हैं इनको बोलते हैं अदर फैक्टर, ये कांस्टेंट रहेंगे तो फिर उस गुड्स की अपनी प्राइस और डिमांड में क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। तो क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन किसमें? प्राइस एंड डिमांड of a commodity।
लेकिन while other factors remain कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? कि अदर फैक्टर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, यानी कि जो 4 फैक्टर मैंने बताए हैं इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो तब हम देखेंगे कि किसी भी गुड्स की प्राइस में और उसकी डिमांड में क्या रिलेशन है। तो लॉ ऑफ डिमांड उसी को बताता है कि वो कैसा है, इनवर्स है भाई। कैसा है? इनवर्स, अपोजिट, उल्टा। ठीक है, कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर प्राइस इंक्रीज होगी, अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना आपने कि प्राइस की वजह से, तो यहाँ पर क्या है, प्राइस क्या है, रीजन है, और डिमांड क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, प्राइस क्या कॉज है, तो कॉज और इफेक्ट, यानी कि प्राइस को चेंज करेंगे, प्राइस की वजह से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्राइस में और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस डिमांड विल इंक्रीज, और इफ प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विल इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज। ओके, ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी, और डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डिमांड क्या है, इफेक्ट है, और प्राइस क्या है, कॉज है। तो कॉज यानी कि रीजन, इसकी वजह से डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस में को चेंज करने से डिमांड कैसे बिहेव करती है उसको बताता है लॉ ऑफ डिमांड। और ये क्या बताता है कि प्राइस को अगर आप चेंज करें तो डिमांड क्या, उसका उल्टा, इनवर्स बिहेव करेगी। तो प्राइस डिक्रीज डिमांड विल इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज डिमांड विल डिक्रीज, वाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, कि जो अदर फैक्टर है उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका अगर आपसे कोई डायग्राम वगैरह पूछ ले तो डायग्राम कैसे बनेगा वो देख लो भाई। इधर बना देता हूं मैं डायग्राम। इधर ले रहे भाई हम डिमांड, सॉरी इधर ले रहे हम प्राइस, और इधर ले रहे हैं डिमांड क्वांटिटी में। ठीक है, तो मान लो किसी प्रोडक्ट की प्राइस ओपी है, डिमांड मान लो ओ क्यू के बराबर है। अब मैं कह रहा हूं प्राइस इंक्रीज कर दिया हमने OP1, तो डिमांड क्या कहेगी, क्या होगी, डिमांड डिक्रीज होगी ना, तो डिमांड डिक्रीज होगी भाई, मान लो OQ1 के बराबर। अब इनको आपस में मिला दो भाई, इन लाइनों को, तो एक पॉइंट ये होगा, एक ये, इन दोनों को आप मिला दो, ये तो जो ये DD है ये क्या है, डिमांड कर्व है। DD क्या है, डिमांड कर्व। OY पे आपने प्राइस ली है, OX पे क्या ली है, डिमांड। तो प्राइस और डिमांड में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, इसी वजह से डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट होता है। लॉ ऑफ डिमांड की वजह से डिमांड कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट होता है वो। ठीक है, तो यही लॉ ऑफ डिमांड है कि भाई किसी भी गुड्स की अपनी प्राइस और उसकी क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। वैसे भी आपको पता है, साइंस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, जब भी किसी थ्योरी की बात करते हैं तो उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, तो किन्हीं दो के बारे में जब रिलेशन बताएंगे ना, तो बाकी फैक्टर को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं कि इन बाकी फैक्टर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और तब जाके हम बताएंगे किसी भी गुड्स की प्राइस और उसकी डिमांड में क्या रिलेशन है। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगा भाई लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन क्या होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई क्यों होता है उसके बारे में बाद में कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताऊंगा आपको। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, तो अगर फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कांटेक्ट करना। मैंने आपको अपना नंबर भी बताया था, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9813929846। तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट डाल सकते हैं। कोई सजेशन वगैरह है तो आप उसके लिए भी मेरे को बोल सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।